हेलो स्टूडेंट्स, मैं दर्शन सर आज आप लोगों को कूलम्ब बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को देखने के पहले जो कूलम्ब्स लॉ का जो पार्ट 1 हम वीडियो डाले हुए हैं आप उसको देख लीजिए, जिसमें हम कूलम्ब के नियम को समझाए थे, ठीक है ना। अब हम लोग आज कूलम्ब के बल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आराम से अब कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाइए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए आज ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स अबाउट कूलम्ब बल, ठीक है ना। तब सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कूलम्ब बल कैसा बल है। तो कूलम्ब बल एक विद्युत बल है, क्योंकि यह दो बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कूलम्ब बल क्या है, एक विद्युत बल है। फिर दूसरा पॉइंट में आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कूलम्ब बल केवल बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। देखिए यह पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए कि कूलम्ब बल केवल बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश हैं, एक पर आवेश कितना है Q1, इस पर आवेश कितना है Q2 और दोनों का बीच का दूरी क्या है R, ठीक है ना। तो इसके बीच कूलम्ब का बल क्या हो जाएगा, जो विद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 और बटा में R², ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके लिए तो लागू होगा ही। दूसरा पॉइंट्स में अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कि आपको एक गोलीय वस्तु दे दिया, जनरली बात किया जाता है जिस चीज़ का, आपको गोलीय वस्तु दे दिया, तो इस गोलीय वस्तु पर पूरे पर आवेश कितना वितरित है Q1, इस पर कितना है हम लोगों का Q2। तो क्या आपको पता है इसके लिए भी हम लोगों को कूलम्ब का नियम लागू होता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर दूरी कहाँ पर लेंगे, तो दोनों गोलों के केंद्र पर लिया जाएगा। तो दोनों गोलों के केंद्र के बीच का जो दूरी है वो कितनी है, R है, ठीक है ना। तो इनके बीच भी अगर दोनों इनके बीच भी जो हमारा कूलम्ब का बल होगा, जो विद्युत बल होगा, उस F का जो मान है हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा में R²। इसके लिए भी लागू होगा, ठीक है ना। तो कूलम्ब बल केवल बिंदु आवेश हो। और फिर या आप ये भी कह सकते हैं, आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जो गोलीय आवेश होते हैं उसके बीच भी हम लोग इसको लागू कर लेते हैं बाय सिमेट्री, ओके। लेकिन यदि आपको हम यह कह दें कि मान लीजिए कि जैसे यह एक कोई बॉडी हो गया, इस पर आवेश कितना है Q1, यह कोई दूसरा बॉडी हो गया, इस पर आवेश कितना है Q2। तो आप सोचोगे कि इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास का बीच का दूरी अगर आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। और फिर आप कहिए कि इनके बीच हम लोगों को जो कूलम्ब का बल है अगर F, तो आप F बराबर आप लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा में R², ठीक है ना। तो यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यह आपका गलत हो जाएगा, यह आपका यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। यह आपको दिमाग में रखना चाहिए, यह किसी फाइनाइट इस तरह से बॉडी के लिए हम लोगों को नहीं होगा। चलिए बहुत एक इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि जनरली जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लो कि एक आपको पतला छड़ दे दिया गया और इस पर हम लोगों का आवेश कितना है, ठीक है ना। तो इस पर आवेश पूरा एक समान रूप से मान लेते हैं कि Q1 वितरित है, ठीक है ना। और इस रॉड की जो लंबाई है वह क्या है, कुछ L है, ठीक है। और रॉड के इस एंड से D दूरी पर आपको एक दूसरा बिंदु आवेश Q2 दिया गया है, ठीक है ना। तो फिर आपसे पूछा गया कि बताइए इस रॉड और बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल क्या होगा। यह आपसे पूछा गया कि F क्या होगा। तो देखिए आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि सर यह तो काफ़ी सिंपल काम है, हम लोग क्या करेंगे कि हम रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। रॉड का क्या निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर पर पूरे के पूरे आवेश को डाल देंगे। तो देखिए इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो रॉड के मध्य बिंदु पर होता है। तो इधर से दूरी कितनी हो जाएगी, L/2, इधर से भी कितना हो जाएगा, L/2। तो देखिए अब बच्चा सोचेगा कि इसके सेंटर मास पे इस पर Q1 चार्ज को डाल देते हैं और
यहाँ पर क्या हमारे पास है, Q2 चार्ज है। अब दोनों का बीच का दूरी निकाल लेते हैं, R बार कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी L/2, अब प्लस यह कितना हो गया कुछ D। तो इस तरह से दोनों के बीच का जो विद्युत बल है, अगर देखें कि दोनों अगर धन आवेश है तो दोनों एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करेगा, तो F बराबर क्या होगा, तो K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के जगह पर कितना होगा, तो L/2 प्लस D का स्क्वायर, ठीक ना। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे करके इस क्वेश्चंस को बना लीजिएगा तो वह आपकी नादानी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। यह क्वेश्चन कैसे बनेगा तो हम आपको आगे के क्लास में वीडियो में बताएंगे कि हम लोग को अगर एक सतत वितरण वाला वस्तु है और बिंदु आवेश है तो उनके बीच का हम लोग को विद्युत बल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यह आपका बिल्कुल गलत रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के कन्फ्यूजन में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आगे की वीडियो का कि सर इस तरह का कैसे निकालेंगे। देखिए, अब हम लोग अगला पॉइंट अगर डिस्कस करें तो कूलम्ब जो बल होता है, आपने देखा कि एक विद्युत बल है और यह बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। उसी प्रकार से कूलम्ब बल स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अच्छी तरह से लागू होता है। अच्छी तरह से लागू होने का मतलब क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आवेश हैं, जो स्थिर आवेश हैं वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और जो गतिमान आवेश या गतिशील आवेश होते हैं वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि गतिशील जो आवेश होते हैं उसमें विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगता है। यही कारण है कि जो कूलम्ब बल होता है वो गतिशील आवेशों के लिए हम लोगों को अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों, कुछ अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब बल से संबंधित कुछ अदर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो देखिए फिर से होगा कि कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है, ठीक है ना। केंद्रीय बल क्यों होता है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो कूलम्ब बल होता है वो कैसे लगता है, तो दो अगर बिंदु आवेश हैं तो उनके जोड़ने वाली रेखा क्या रेखा लगता है, ठीक है ना। जैसे यह दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा क्या रेखा लगता है। मान लो कि अगर ये प्लस है कि माइनस है तो क्या होगा, Q1 को इसी रेखा पर -Q2 आकर्षित करेगा और -Q2 को भी Q1, ये दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा क्या रेखी आकर्षित करता है। तो यही कारण है कि हम लोग कूलम्ब बल क्या होता है कि केंद्रीय बल होता है, ठीक है ना। तो इसका कारण में सिंपल आप लिख सकते हैं कि कूलम्ब बल दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा क्या रेखा लगता है, इसलिए क्या है कि केंद्रीय बल है, ठीक है ना। कूलम्ब बल के अलावे आपने जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच, वो भी हम लोगों का क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी दो बिंदु द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के आरेख ही लगता है। इसी प्रकार से आपने 11th पढ़ा था स्प्रिंग बल, ठीक है ना। तो जो स्प्रिंग बल भी होता है वह एक प्रकार का केंद्रीय बल ही होता है, क्योंकि जो स्प्रिंग बल होता है तो अगर कोई गुटका अगर किसी स्प्रिंग से जुड़ा होता है और उस गुटका को आप विस्थापित करते हैं, तो जब स्प्रिंग को आप खींचते हैं या दबाते हैं तो जो उस पर स्प्रिंग बल होता है उसकी भी जो दिशा होती है वो स्प्रिंग के एलोंगेशन या कंप्रेशन के आरेख ही होता है। इसलिए स्प्रिंग बल भी क्या होता है कि केंद्रीय बल होता है। तो इस प्रकार से आपको केंद्रीय बल जनरली आपके सिलेबस में 3 तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्या हो गया, स्थिर विद्युत बल यानी कूलम्ब बल, दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा हो गया स्प्रिंग बल। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या होता है कि जितने भी तरह के केंद्रीय बल होते हैं वो हम लोगों को संरक्षी बल होते हैं यानी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो वैसे बल जिनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कूलम्ब बल या स्थिर विद्युत बल क्या है, संरक्षी बल है, ठीक है ना। क्योंकि देख लीजिए कूलम्ब बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है मार्ग पर निर्भर नहीं करता है या एक पूर्ण चक्र में किया गया जो कार्य होता है शून्य होता है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर हुआ कि आपको दिमाग में रखना चाहिए कि स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, बाद में आप जोड़ सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल, यह भी सब क्या है, एक संरक्षी बल है। आप ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में रखिएगा और एक जनरल कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि जो भी केंद्रीय बल होते हैं वह संरक्षी बल अवश्य होते हैं। ओके, अब आगे देखिए, जो कूलम्ब बल होता है वह दूरी के वर्ग के विकर्ण नियम का पालन करता है। यह तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग का कूलम्ब बल होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 मॉड बटा में R स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो F होता है दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा है,
1/r²। आर स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं कि कूलम्ब बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। उसी प्रकार से देखिए कि कूलम्ब बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। यह भी आपको हमने पहले वीडियो में प्रूव कर दिया है, पहला वीडियो आप देख भी सकते हैं कि उसमें कहते हैं कि दिखाएं कि कूलम्ब बल न्यूटन गति के तृतीय नियम का पालन करता है। वैसे भी आप जानते हैं कि मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर Q1 पर Q2 के द्वारा मान लीजिए अगर दोनों एक प्लस है और एक माइनस है, तो बताइए Q1 को धन आवेश को ऋण आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी Q1 पर माइनस Q2 के द्वारा जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, F12, ठीक है ना। और उसी तरह से ऋणात्मक आवेश को धन आवेश भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी F21। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर रियलिटी में होता क्या है कि जो F12 होता है वो बराबर होता है माइनस F21 के, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि F12 का जो परिमाण होता है F21 के परिमाण के बराबर होता है, और इसका मान जो होता है K1 का मॉड माइनस Q2 का मॉड बटा में r²। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि F12 का जो मॉड है और जो F21 का मॉड है वह बराबर हो जाएगा कितना के, तो 1:1 के। क्लियर। तो यह भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो कूलम्ब बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों के बीच का जो माध्यम होता है उस पर हम लोग को निर्भर करता है। मान लीजिए अगर दो बिंदु आवेश पहले निर्वात में रखे गए हैं या हवा में रखे गए हैं, अगर हम लोग उनके बीच का जो निर्वात या हवा के जगह पर यदि किसी माध्यम जल, अल्कोहल, किसी भी अगर कोई रख दें, ग्लास रख दें, तब उसके बीच का जो हम लोगों का क्या होता है, विद्युत बल बदल जाता है, यानी कूलम्ब बल बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कूलम्ब बल जो होता है वह दोनों बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो सूत्र जैसे इसका आपको पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि ऐसा ही पत्ते में क्या हो जाएगा कि निर्वात या हवा में अगर Q1 Q2 r दूरी पर है तो निर्वात या हवा में हम लोग का जो फॉर्मूला तो 1/4πε0 Q1 Q2 का मॉड बटा में r²। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन वहीं अगर निर्वात या हवा का जब अगर माध्यम रख दिया जाए और माध्यम की जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है अगर ε r या उसका परिवर्तनांक k है, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो F जो माध्यम होता है वो सिंपल होता है 1/4πε, केवल क्या लिखते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन Q1 Q2 का मॉड बटा में r², जहाँ एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया था, ε0 × εr के। यह रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, यह भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में अलग से पूछता है, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग को किया जाता है। तो एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, ε0 × εr, जहाँ एप्सिलॉन कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन कहते हैं माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें कि जिसे F माध्यम बराबर क्या लिख सकते हैं, F निर्वात बटा में ε0 और या F निर्वात बटा में k, ठीक है ना। यह चीज़ यानी अगर हम लोग का अगर माध्यम है तो माध्यम अगर दिया जाएगा तो उसमें हम लोग को उसका ε0 या k का मान भी अवश्य दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए किसी एक तांबे का गुटका दिया गया है, कोई भी धातु का एक गुटका है, उसमें दो बिंदु Q1 और Q2 को r दूरी पर रख दिया गया है, ठीक है ना। तब कहेगा कि तांबे के अंदर दोनों बिंदु आवेशों के बीच का विद्युत बल क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि हवा में रहता तो दोनों के बीच का बल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r², सिंपल है, हवा लिख देते। अब बटा में के किसका, तांबा का, और तांबा क्या है, धातु है, और धातु का जो ε0 या k का मान होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो इसलिए अगर अनंत से भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में हम लोग को रखना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। यह भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको 11th में आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ना था और 12th में आपको पढ़ना है स्थिर विद्युत की, ठीक है ना। तो उस तरह से गुरुत्वाकर्षण में आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का जो रोल है वही रोल स्थिर विद्युत में कूलम्ब नियम का होता है, और दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे देखिए, जो हम लोगों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है वो क्या होता है कि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, जिसका स्वभाव हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2 बटा में r², ठीक है ना। और जो G होता है उसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान हम लोगों को होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से कूलम्ब नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच जो हम लोग का विद्युत बल होता है, ठीक है ना, जो विद्युत बल होता है वह
के Q1 Q2 का मॉड बटा में आर स्क्वायर के बराबर होता है। और विद्युत बल का स्वभाव आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। और K का वैल्यू होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब निर्वात होता है या हवा होता है। और इसका वैल्यू हम लोग का होता है 9 गुना 10 टू पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बात आपके दिमाग में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में यह रखना चाहिए कि जो विद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं जो हम लोग को परीक्षा में जनरली इसका अनुपात पूछते रहता है। जैसे देखिए कुछ अनुपात, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है वो हम लोग का होता है 10 के पावर 43 अनुपात 1। यानी इसका मतलब है कि जो विद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है ना। कक्षरिया कैसे हो गया, तो देखिए इस चीज़ को हम आपको प्रूव कर लेते हैं। अब इसका हम लोगों का प्रूफ क्या है, तो देखिए दो आपके इलेक्ट्रॉन दे दिया गया माइनस ई, इसका द्रव्यमान कितना है Me और Me, और इनके बीच का दूरी कितना मान लीजिए R। तो सबसे पहले क्या करो कि आप इसके बीच गुरुत्वाकर्षण विद्युत बल निकाल लो। तो बोलो विद्युत बल कितना हो जाएगा, तो सर K माइनस ई का मॉड अब बटा में दूरी का स्क्वायर, तो कुल मिला कितना हो जाएगा KE स्क्वायर अब बटा में R स्क्वायर। उसी तरह से बताइए कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो सर GME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अगुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब बटा में कितना हो गया हम लोग का R स्क्वायर। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि अगर दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहें तो FE अब बटा में FG, ठीक है ना, बराबर कितना लिख लीजिएगा, तो KE स्क्वायर बटा में R स्क्वायर बटा में GME स्क्वायर अब बटा में R स्क्वायर। तो इस तरह से आपको R स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बच जाएगा KE स्क्वायर बटा में GME स्क्वायर। Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको M इंटू ई मत पढ़ना। और K का वैल्यू कितना होता है, अब इसमें वैल्यू सब रखिए, तो K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 टू पावर -19 कूलम का स्क्वायर, अब बटा में G का वैल्यू 6.67 गुना 10 के पावर -11, सब ऐसा ही मात्रक में रखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है। अब इसको सब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आप कि इसका पूरा जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो लगभग में देख लीजिएगा कि इसका जो कोटि आ जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर 43 का, ठीक है ना। इसको आप गुना भागा करके आप देख सकते हैं। और गुना भागा करते समय एक बात दिमाग में रखिएगा कि दशमलव के पहले एक हम लोगों को अशून्य अंक अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग का जो 10 के पावर बचेगा वहाँ पर देखिएगा 10 के पावर 43। और कभी कभी परीक्षा में इसको उलट भी देता है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का जो अनुपात क्या होता है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -43 अनुपात 1, ठीक है ना। कभी कभी परीक्षा में इसको ऐसे उलट भी ना देगा, ऐसे कर देगा कि FG अब बटा में FE, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -43 अनुपात 1, माने इसका ठीक उल्टा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप दो प्रोटॉन्स के बीच भी देख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा लगभग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो कूलम बल होता है टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। यह कैसे, इसका क्या अर्थ होता है, तो देखिए मान लीजिए कि यदि एक आवेश कोई Q1 है, दूसरे आवेश Q2 पर कोई बल आरोपित कर रहा है, कोई विद्युत बल आरोपित कर रहा है। अब यदि तीसरा आवेश Q3 पास में लाया जाए तो Q1 द्वारा Q2 पर जो आरोपित बल है वह बदलता नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं कि कूलम बल एक द्विवस्तु अंतक्रिया बल है, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश हो गए, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाएगा बल कुछ कितना, F बराबर कितना होगा कुछ K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब क्या किया कि इसके परिवेश में आपने एक तीसरे आवेश Q3 को रख दिया, तो क्या तीसरा आवेश Q3 को लाने से Q1 और Q2 के बीच जो आरोपित बल F बराबर K Q1 Q2 बार स्क्वायर, क्या उस पर प्रभाव होगा, तो नहीं, इसमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि Q1 और Q3 के बीच बल लगेगा, Q2 Q3 के बीच भी बल लगेगा,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिमाग में रखना होगा कि जब Q1 और Q2 के बीच बल लग रहा है तो Q3 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जब Q1 और Q3 के बीच विद्युत बल लगेगा तो Q2 उसको प्रभावित नहीं करेगा, और जब Q2 और Q3 के बीच बल लगेगा तो Q1 उसको प्रभावित नहीं करेगा। और इसका हम लोगों का बहुत ही बड़ा एडवांटेज यह होगा कि जो कूलम्ब बल होते हैं वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, चलिए अब देखा जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखते हैं कि कूलम्ब बल या स्थिर विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि आपको एक आवेश का सिस्टम दिया गया है, निकाय दिया गया है, उसमें हम लोग का n आवेश है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यह एक आपको कोई धन आवेश Q1 दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद आपको कोई ऋण आवेश Q2 दे दिया, कोई हम लोग का फिर धन आवेश Q3 दे दिया, फिर कोई Q4 दे दिया। और इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इनवा आवेश Q1 है और इसमें कोई मान लेते हैं कि कुछ ऋण आवेश है। ठीक है, तो एक हम लोग का यह n आवेशों का एक निकाय हो गया। क्या हो गया, n बिंदु आवेशों का एक सिस्टम हो गया। तो हम लोग इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए Q1 पर या शेष आवेशों के द्वारा कुल विद्युत बल कितना है, या Q2 पर शेष आवेशों के द्वारा विद्युत बल कितना है, या Q3 पर, यानी सिस्टम के किसी एक आवेश पर शेष आवेशों के द्वारा आपसे कुल विद्युत बल यानी नेट विद्युत बल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे ये हम लोगों को कूलम्ब बल जो होता है टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स का पालन करता है। ठीक है ना। तो जैसे क्या होगा, जब Q1 पर Q1 और Q2 के बीच जब बल लगेगा तो बाकी हम लोगों का जो आवेश हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। उसी प्रकार से जब Q1 और Q3 के बीच विद्युत बल लगेगा तो बाकी जो आवेश हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। सिमिलरली Q1 और Q4 के बीच जब कोई विद्युत बल लगेगा तो शेष आवेश उसको कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। इस प्रकार से देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमको Q1 पर नेट फोर्स निकालना है। किस पर निकालना है, Q1 पर। हमारा कंसेप्ट है कि इसे Q1 पर नेट फोर्स क्या है, F1 नेट। किस पर, Q1 पर। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, Q1 पर कौन कौन बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और Qn भी लगाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं Q1 पर 2 के द्वारा विद्युत बल प्लस, देखिए वेक्टर फॉर्म ही लिखना होगा, प्लस 1 पर Q1 पर Q3 के द्वारा बल प्लस Q1 पर Q4 के द्वारा बल। ठीक है ना, उसे डॉट 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 Q1 पर n आवेश के द्वारा बल। ठीक है ना। और इसी को हम लोग कैसा, तो विद्युत बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सदिश योगफल ही करेंगे। ठीक है ना। और इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। और सर इसमें ये बल लिखेंगे कैसे, तो देखो इसके लिए दो तरीका होता है। एक तो आप सदिश रूप, और दूसरा होता है कि हम लोग को ध्यान में रखिए कि इसे Q1 पर Q2 के बीच बल लगाना है। तो क्या करोगे, Q1 और Q2 को एक रेखा से मिला लो, और कलम आपको Q1 पर लगाया था, कलम सिर्फ Q1 पर आना चाहिए। Q1 पर क्या है प्लस, Q2 पर क्या है माइनस। तो माइनस क्या करेगा, जो ऋण आवेश है धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यह कितना हो गया, कुछ F1 2। ठीक है ना। फिर इसके बाद आप दूरी दिया रहेगा तो परिमाण निकाल लोगे। फिर उसी तरह से Q1 और Q3 के बीच, तो Q1 और Q3 को आप रेखा से मिला लो। फिर देखिए Q1 पर आपको बल कहाँ निकालना है, Q1 पर, तो कलम Q1 पर ही रखो। और Q1 कैसा है प्लस, और Q3 कैसा है प्लस। तो क्या करेगा, इसी लाइन पर इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी 1 पर 3 के द्वारा बल। उसी प्रकार से हम लोगों को फिर Q1 पर Q4 के द्वारा बल, Q1 और Q4 के बीच हम लोग का विद्युत बल क्या होगा, तो Q1 क्या है प्लस, Q4 क्या है प्लस। तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ लेंगे एक रेखा से, और दोनों क्या है धन आवेश है। और कलम कहाँ पर रखेंगे, Q1 पर। जिस पर आपको नेट विद्युत बल निकालना है आपको कलम वहीं पर रखना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर बल कैसे लगाएगा, Q1 क्या है प्लस, Q4 क्या है प्लस, तो प्लस है तो इसी पर, इसी लाइन के आरेख इसको क्या करेगा, यह इस तरह से विकर्षित करेगा। ओके, उसी प्रकार से अब लास्ट देख लेते हैं
कि सर Q1 और Q1 के बीच क्या होगा, तो देखिए दोनों को एक रेखा से जोड़ लिए। बताइए Q1 पर कैसा है प्लस, Q1 पर कैसा है माइनस, तो माइनस क्या करेगा, ऋण आवेश क्या करेगा, धन आवेश को आकर्षित करेगा, तो इसी रेखा पर वो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा 1 पर n के द्वारा। ठीक है ना। इस तरह से Q1 पर हम लोग को n बल लग रहे हैं, और तो Q1 पर नेट बल कितना हो जाएगा, तो उसका आप लोग क्या करो, सारे बल का आप सदिशीय योगफल कर लो। तो इस तरह से 1 पर नेट फोर्स हो जाएगा 1 पर 2 के कारण, 1 पर 3 के कारण बल, 1 पर 4 कारण बल, 1 पर n आवेश के कारण बल, और सबका सदिश योगफल कर लेंगे। और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना। तो आप इसको थ्योरी के रूप में आप लिख भी सकते हैं, जैसा कि देखिए दिया गया है कि यदि 2 से अधिक बिंदु आवेशों का एक निकाय दिया गया है, तब निकाय के किसी एक आवेश पर शेष आवेशों के द्वारा लगाया गया नेट विद्युत बल इस आवेश पर उनके द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत बलों के, व्यक्तिगत बल क्या होते हैं कि सिर्फ दोनों के बीच का बल, तीसरा चौथा उसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कि सदिशीय योगफल के बराबर होता है। इसे विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से आप विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत देख सकते हैं कि यदि 2 से अधिक आवेशों का अगर एक निकाय दिया गया है, तब निकाय में स्थित किसी एक बिंदु आवेश पर शेष आवेशों के द्वारा जो कुल विद्युत बल होता है वह उन आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए व्यक्तिगत बलों के सदिशीय योगफल के बराबर होता है। और आप एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है ना। इसको ज़्यादा लेंदी करने का जरूरत नहीं है आपको। चलिए बच्चों, अब हम लोग कूलम जो बल होता है, कूलम जो नियम होता है, उसका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश स्वरूप देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है ना। तो चलिए कूलम नियम पर जाने के पहले एक आपको कंसेप्ट बताते हैं, उसको अगर आप दिमाग में रखिएगा तभी जाके आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और चूँकि वेक्टर फॉर्म है तो इसीलिए थोड़ा सा वेक्टर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो आपको बताया गया है। तो देखिए, मान लीजिए यह कंसेप्ट दर्शन में आप दिमाग में रखो। मान लो कि आपको 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं और दोनों धन आवेश Q1 और Q2, दोनों धन आवेश है। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, दोनों धन आवेश है तो दोनों के बीच कैसा होगा, विद्युत विकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। तो हम किसी एक पर बल करते हैं। तो मान लो कि हम आपसे पूछे कि बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण विद्युत बल की दिशा क्या होगी। ठीक है ना। तो क्या आप सिर्फ दिशा की बात करनी है यहाँ पर, तो दिशा क्या होगी बताओ। तो आपको बल किस पर निकालना है, Q1 पर। तो कलम कहाँ रखोगे, Q1 पर। Q1 कैसा है प्लस, Q2 कैसा है प्लस। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, धन धन आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी रेखा पर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा क्या रेखा, तो देखिए यह तो यह क्या हुआ, बिंदु आवेश 1 पर Q1 पर, बिंदु आवेश Q2 कारण बल हो गया। फिर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ बिंदु आवेश Q1 की Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है। तो स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, तो Q1 का Q2 के सापेक्ष, तो हम लोगों को यह Q1 और Q2 के बीच यह वेक्टर्स है, यह दोनों को एक रेखा से जोड़ देते हैं। और तीर का चिन्ह किधर रहेगा, Q2 से Q1 की ओर। किसका स्थिति सदिश निकालना है, तो Q1 का स्थिति सदिश 1 का किसके 2 कैसे। ठीक है ना। यह चलो फिर बात हम लोग करते हैं कि यदि हम लोग फिर क्या लेते हैं कि 2 बिंदु ऐसे लेते हैं और दोनों ही ऋणात्मक लेते हैं, -Q1 और -Q2, और उनको उतना ही दूरी पर रख लेते हैं। अब देखो, अब फिर हम पूछते हैं कि -Q1 पर -Q2 के कारण बल की दिशा क्या होगी। तो देखिए आपको बल किस पर निकालना है, -Q1 पर, तो आपको कलम यहीं पर आना चाहिए। ठीक है ना। और फिर देखो लो कि Q1 पर आवेश कैसा है, माइनस है, Q2 आवेश कैसा है, माइनस है, यानी दोनों क्या है, ऋण आवेश है। तो बताइए ऋण आवेश को क्या करेगा, इसी रेखा पर रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। यानी अगेन फिर हम आपसे पूछेंगे कि -Q1 पर -Q2 के द्वारा जो बल होगा वह F12 की दिशा हम लोग को इधर होगी। और फिर बात करते हैं स्थिति सदिश की। तो बताओ -Q1 की Q2 के रिस्पेक्ट में स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, तो दोनों को मतलब कि एक रेखा से जोड़ दिए। ठीक है ना। तो देखो ऋण आवेश Q1 की Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश की दिशा हो जाएगी, ये हम लोगों को यह होगी R12। क्लियर। अब देखो, अब सर अगर एक प्लस एक माइनस रहता तो क्या होता है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यह आपको +Q1 दिया गया है और यह आपको क्या है, -Q2। ठीक है। तो फिर अब दोनों के बीच अगर हम विद्युत बल की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आपको Q1 पर बल निकालना है। तो Q1 कैसा है, धन आवेश, Q2 कैसा है, ऋण आवेश। तो धन आवेश को ऋण आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा।
बल किस पर निकालना है, तो जिस पर बल निकले उसी पर कलम रखो, हमेशा बार बार कर रहे हैं। ये धन आवेश है वो क्या रहता है, ऋण आवेश धन आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस पर क्या लिखेंगे, F1 पर 2 के कारण। ठीक है ना। अब इसकी स्थिति सदिश की बात कर लो, तो बताओ Q1 और Q2 की स्थिति, जो स्थिति सदिश है वो हम लोग को चिन्ह पर डिपेंड नहीं करता है कि आवेश का चिन्ह क्या है। तो देखो Q1 और Q2 के बीच इसी सदिश निकालना है, तो दोनों को मिला लिए, तो किसका, Q1 का Q2 के सापेक्ष, तो ये इसका स्थिति सदिश कैसा होगा, R1 2। क्लियर। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग यहाँ पर Q1 को ले लेते हैं माइनस और Q2 दे दिया क्या, प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर वही बात है कि अगर हम बात करें कि Q1 पर Q2 के द्वारा विद्युत बल कितना लगेगा, तो फिर Q1 पर कलम रखो, Q1 पर चार्ज कैसा माइनस, Q2 पर कैसा प्लस, तो क्या करेगा, दोनों को जोड़ने वाली रेखा के रेख Q1 को Q2 क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, फिर देखिए अब स्थिति सदिश की बात करें, तो Q1 और Q2 को फिर लाइन से जोड़ दो, इसके बाद Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष R1 2। ओके, चलो देखो इस डिस्कशन से आपको क्या निष्कर्ष निकला, तो देखिए ये पहले दोनों से निष्कर्ष निकालो, तो बताओ यह क्या है, Q1 और Q2 दोनों धन आवेश हैं, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक है। यहाँ पर दोनों ऋण आवेश है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो दोनों को गुना करो, तो Q1 और Q2 का गुणनफल कितना है, धनात्मक। ठीक है, यानी अब देखो दोनों जब समान स्वभाव के आवेश हैं तो इनके बीच क्या होगा, विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण। यानी जब विकर्षण होगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यह देख पा रहे हैं कि जो विद्युत बल की दिशा है और स्थिति सदिश की दिशा है, दोनों की दिशा समान है कि नहीं है, दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं है। यानी F12 की दिशा और R12 यानी विद्युत बल और जो स्थिति सदिश है उस दोनों की दिशा क्या हम लोग का समान है, दोनों एक ही दिशा में हैं। क्लियर। फिर अब यहाँ पर बात कर लिया जाए, यहाँ पर बात कर लिए, तो यहाँ पर बात कर लोगे तो देखो यहाँ पर Q1 अरे प्लस है या क्या है माइनस, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो देखो Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो क्या है, ऋणात्मक। यहाँ पर भी देखो -Q1 प्लस Q2 ऋणात्मक है। तो बताइए इन दोनों के बीच अब क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि सर आकर्षण अब होने वाला है, आकर्षण हो ही रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, आकर्षण। अगर आकर्षण है तो आप क्या देख रहे हैं कि देखिए जो विद्युत बल और स्थिति सदिश की दिशा एक दूसरे से क्या है, विपरीत है दोनों ही केस में। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो F12 की सर दिशा है वह R12 की दिशा के क्या है, विपरीत है। क्लियर। तो आज के बाद आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर दो आवेशों का गुणनफल धनात्मक होता है यानी दोनों के बीच अगर विकर्षण है तो उस केस में किसी एक आवेश पर जो विद्युत बल की दिशा होगी उसके दूसरे आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश की दिशा दोनों क्या होगी, समान होगी। और इसी प्रकार से अगर दो हम लोगों को भिन्न स्वभाव के आवेश हैं तो उनका गुणनफल हम लोग का यदि ऋणात्मक है अर्थात दोनों के बीच अगर आकर्षण है तो उनके बीच किसी एक आवेश पर जो लगने वाले विद्युत बल की दिशा होगी उस आवेश की दूसरे आवेश से जो स्थिति सदिश की दिशा होगी उसके क्या होगी, विपरीत होगी। यह बात अगर दिमाग में है तो आपको कूलम्ब नियम का सदिश स्वरूप ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे लाजवाब चीज़ कूलम्ब नियम का सदिश स्वरूप देखते हैं। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया गया है कि स्पेस में आपको दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 दिए गए हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको क्वेश्चंस में कभी कभी Q1 और Q2 का कोऑर्डिनेट भी देता है। तो मान लो Q1 का नियामक कितना है, तो x1, y1, z1। कुछ Q2 का कितना है, तो x2, y2 और z2। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको यही ना पूछेगा कि Q1 पर Q2 के द्वारा विद्युत बल क्या है, Q2 पर Q1 के द्वारा विद्युत बल क्या है। ठीक है ना, तो देखिए, तो सबसे पहले अब हम लोग बल निकालने के पहले कुछ यहाँ पर वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है। तो दोनों को ज्वाइन कर लो, तो स्थिति सदिश कितना हो जाए, कुछ R1 वेक्टर। उसी तरह से आवेश Q2 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितनी हो जाएगी, तो कुछ कितनी हो गई, R2 वेक्टर। ओके, और दोनों ही बिंदु आवेश के बीच की दूरी अगर हम लोग R कर लें तो R किसके बराबर होगा,
तो आर किसके बराबर होगा? तो देखो दोनों ही अब इस Q1 की Q2 को जो स्थिति सदिश है उसका परिमाण या Q2 को जो Q1 की सदिश है उसके परिमाण। R1 क्या है? R1 बराबर कितना हो जाएगा? तो x1 माइनस 0 यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाएगा कि R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा तो क्या लिखिएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। i कैप क्या है? तो धनात्मक x की इकाई सदिश है। j कैप क्या होती है? धनात्मक y एक्सिस की इकाई सदिश। और k कैप क्या होती है? धनात्मक z एक्सिस की इकाई सदिश। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि सर R12 क्या होगा? बताओ, मैंने अब इस Q1 की Q2 के सापेक्ष स्थिति क्या होगी? तो R12, तो R12 निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं R1 माइनस R2 घटा लो, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट 1 में से 2 घटा लो, तो बताओ x1 में से x2 घटेगी तो कितनी? x1 माइनस x2 और i कैप कॉमन आ जाएगा प्लस y1 में से y2 घट जाएगा और j कैप, फिर z1 में से z2 घटेगा तो k कैप। ओके, उसी तरह से अगर आपको कभी R21 की जरूरत पड़ जाएगी तो R21 बराबर आप क्या लिखिएगा बताइए? तो 2 में से 1 को घटा लो तो x2 माइनस x1 i कैप है प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात दिमाग में रखना कि R था, R बराबर क्या हो जाए बताओ? तो R12 का जो मॉड है और R21 का जो मॉड है, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मापांक है, वो R के ही बराबर होगा। और इसका कितना वैल्यू हो सकता है? तो इसको आप देख सकते हैं कि I का यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर का कॉन्जुगेट। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं ना कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तो एक ही चीज़ हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों के बीच के परिमाण में कोई अंतर नहीं है, दोनों के बीच का परिमाण क्या होता है? समान होता है, भले डायरेक्शंस क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि हम लोगों का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अब आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। तो देखते हैं, तो हमको पूछा गया कि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा विद्युत बल या कूलम्ब बल क्या लिखिएगा आप? तो देखिए, आप सबसे पहले किस पर बल निकालना है? तो आवेश Q1 पर, किसके कारण? Q2 कारण। तो आपको यह करना होगा कि बल के लिए आप F लिख लो, फिर Q1 के लिए आप 1 लिख लो और Q2 के लिए 2 लिख लो। तो F12 और वेक्टर चिन्ह जरूर देना होगा, यानी Q1 पर Q2 कारण विद्युत बल। तो F12 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो देखो, लिखो K। मान लेते हैं कि यह जो हम लोग का आवेश है वो हम लोगों को निर्वात में ही रखा गया है, निर्वात है या हवा में रखा गया है, ठीक है। तो K यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q1 इंटू Q2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दोनों का मॉड नहीं लेंगे, आवेश का परिमाण लेंगे कि आवेश को उसी तरह से रख लेंगे? नहीं, वेक्टर फॉर्म में आपको आवेश का परिमाण नहीं लेना होगा। इसमें हम लोग आवेश को उसके चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है ना। क्यों? तो देखिए, उसका जवाब हम इसके पिछले आपको बताए थे, ठीक ना। और फिर से आपको थोड़ा सा दोहरा देते हैं। Q1 Q2, फिर देखिए दोनों का बीच का दूरी कितना है? R। तो यहाँ पर R स्क्वायर लिख लीजिए। इसके बाद F12 है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसकी दिशा देने के लिए यहाँ पर लिखेंगे R12 कैप। यह क्या है? इकाई सदिश है, कैप दी है ना, इकाई सदिश R12। और देखिए K Q1 Q2, और यहाँ पर दिमाग में रखना होगा कि Q1 और Q2 को उनके चिन्ह के साथ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ R12 कैप क्या है? तो यह है क्या है कि स्थिति सदिश R12 की इकाई सदिश है। स्थिति सदिश R12 की क्या है? वो इकाई सदिश है, ठीक है ना। और इकाई सदिश आप कैसे निकालते हैं? तो आपको इकाई सदिश निकालने के लिए बताए थे कि उस सदिश में उसके परिमाण से आप क्या करते भाग देते हैं। तो R12 का परिमाण कितना? R है, तो भाग दे दीजिए, यानी R12 कैप के जगह पर R12 बटा में R भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखो, तो इस तरह से F12 बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं K
Q1 Q2 उनके चिन्ह के साथ है, फिर कितना हो गया R² इंटू R12 कैप, तो कितनी हो जाएगी बताओ, R12 स्थिति सदिश, देखो सदिश लिख रहे हैं, कैप इकाई सदिश नहीं लिख रहे हैं R, तो कुल मिला के आपको यहाँ से मिल गया कि F12 बराबर K Q1 Q2 और R² R मिल कितनी हो जाएगी RQ। आइए हो गया हम लोग का सदिश R12, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को यह सदिश रूप मिल जाता है कि F12 बराबर K Q1 Q2 बटा में RQ इंटू R12 वेक्टर्स, ठीक है ना। और इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि Q1 तथा Q2 को चिन्ह के साथ रखते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है ना। उनका जो चिन्ह के साथ रखना होगा। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर F12 बराबर K Q1 Q2 बटा में RQ इंटू R12, RQ क्या है, ताप है, स्थिति सदिश Q1 Q2 के बीच का दूरी है, ठीक है। और देखो यहाँ पर दिमाग में दो बात आपको दिमाग में रखना होगा कि जब F12 कर रहे हो तो यहाँ पर स्थिति सदिश किसका 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, 1 2 तो 1 2, और यहाँ पर Q1 Q2 को उसके चिन्ह के साथ ही आपको रखना होगा। तो सर चिन्ह के साथ ही क्यों रखेंगे, तो देखिए इसके पिछले आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि यदि दोनों धन आवेश है तो दोनों का गुणनफल, या दोनों ऋण आवेश है तो दोनों का गुणनफल यदि धनात्मक है तो F12 की दिशा R12 की दिशा में आ जाएगी। तो देखो दोनों अगर प्लस है या दोनों माइनस है तो दोनों गुणनफल प्लस हो जाएगा, तो F12 की दिशा R12 की दिशा में आ गई कि नहीं आ गई। फिर अपने बताओ अगर Q1 प्लस है Q2 माइनस है तो दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस, तो यह हो गया माइनस माइनस। और F12 की जो दिशा है R12 की क्या होती है विपरीत दिशा में, तो माइनस वह उसको बैलेंस कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इसलिए अगर आप चिन्ह के साथ रखोगे तो जो डायरेक्शन है बल का अपने आप R12 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। यह तो इसलिए कूलम्ब बल के सदिश रूप का सबसे लाभ यही होता है कि हम लोगों को इसमें परिमाण और दिशा दोनों एक साथ मिल जाती है। इसी प्रकार से आपको सर Q2 पर Q1 का बल क्या होगा, तो आप उसको भी दिमाग में रख सकते हैं। इसी प्रकार आवेश Q2 पर Q1 के कारण विद्युत बल, तो कितना होगा बोलो F21 बराबर फिर क्या लिखें K Q2 Q1 फिर R के पावर 3 इंटू पोजिशन वेक्टर किसका 2 का और 1 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर भी वही बात दिमाग में आपको रखना होगा, क्या रखना होगा कि दोनों आवेश को उसके चिन्ह के साथ रखेंगे और दोनों उसके बीच की दूरी का पावर 3 करेंगे, और यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 2 1 स्थिति सदिश, इकाई सदिश नहीं स्थिति सदिश है, ठीक है ना। यह चीज़ होता है क्लियर। और Q1 Q2 को चिन्ह के साथ क्यों रखते हैं, तो इसको पहले बताए थे कि देखो अगर Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव होगा तो F12 की दिशा R12 के दिशा में आ जाती है, और Q1 Q2 अगर ऋणात्मक होगा तो F12 की दिशा R12 के विपरीत दिशा में आ जाती है। इस प्रकार से ये जो बल की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह के साथ रखना होगा, ठीक है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन हम लोग प्रॉब्लम्स में करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नजर आएगा कि क्या होता है।